आई होप आपने इससे पहले जो मर्केंटाइल लॉ में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 डिस्कस की है वो आपने देख ली होगी। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 जो कि है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये आपकी बुक में कहीं कहीं ये कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सेक्शन 10 से 12 के अंदर डिफाइन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम बात करें तो एवरी पर्सन जो है कॉम्पिटेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए अगर उसकी एज मेजॉरिटी को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि आप समझते हैं माइनर और मेजॉरिटी एज क्या होती है, उस लॉ के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। साउंड माइंड का होना चाहिए और ना ही, और अगर हम बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी भी तरह का डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अब ये कौन कौन से क्वालिफिकेशन है जो उसको पूरी करनी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में मैंने बता दिया कि अब हम यहाँ पर ये देखते हैं अ पर्सन हु इज़ माइनर, यानी कि एक पर्सन जो माइनर है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है कि नहीं, या फिर अनसाउंड माइंड का कर सकता है कि नहीं, या फिर जो डिस्क्वालीफाइड है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि एलियन एनिमी जो है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेटस में अगर कोई एनिमी कंट्री के साथ हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा लॉ किस तरह से हमें परमिशन देता है, मेंटल इनकॉम्पिटेंस प्रोहिबिट करती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये सब चीज़ों को अभी हम और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम माइनर के एग्रीमेंट में क्या क्या रूल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है माइनर के बारे में। तो एक एग्रीमेंट अगर हम माइनर के साथ करते हैं तो वो ये कहा गया है कि एब्सोल्युटली बॉयज है, और इसको एक रेफर करता है एक केस जो कि है मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष, जो कि 1903 में केस आया था। इसमें एक माइनर ने 8,000 रुपये बोरो किए थे मनी लेंडर से, जो कि मोहिरी बीबी के हस्बैंड है, ठीक है। एंड एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड उसने मॉर्गेज कर दिया उसके फेवर में। बट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड मोहिरी बीबी ने एक्शन लिया उस मॉर्गेज पर। तो वहाँ पर ये कहा गया, जो प्राइवी काउंसिल थी उन्होंने ये कहा कि ये एब्सोल्युटली बॉयड है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो एक माइनर के साथ किया गया था, ठीक है। तो इसलिए इस केस के बाद ये रिजल्ट सामने आया कि किसी भी माइनर के साथ कोई भी केस वो कोई भी कॉन्टैक्ट किया जाता है तो वो एब्सोल्युटली वॉइड ही कहलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर इज नॉट लायबल टू कॉम्पनसेट, यानी कि अगर हम बात करें अंडर सेक्शन 64 और 65 में तो वहाँ पे माइनर जो है वो लायबल नहीं होगा किसी भी तरह के कॉम्पनसेट के लिए। अगर उसने कॉन्टैक्ट किया है तो सिर्फ वो वहाँ पर उसके बेनिफिट को रिसीव कर सकता है। जैसे कि आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में भी पढ़ा होगा, तो उसमें ये कहा जाता है कि कुछ केसेस में जो माइनर है वो पार्टनरशिप फॉर्म में भाग ले सकता है या वो उनका पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉफिट के लिए। पार्टनरशिप में किसी भी तरह का लॉस होगा तो वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो एस्टेपोल्स अगेंस्ट अ माइनर। नो एस्टेपोल्स का मतलब यहाँ पर क्या है तो ये देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 115 जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो माइनर है उसको हैज़ राइट टू टेल अ लाई, यानी कि माइनर को ये राइट होता है कि वो झूठ बोल सके, ठीक है। माइनर कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम प्लीडिंग हिज इन्फेंसी इन ऑर्डर टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें उसको बोली गई हैं कि वो झूठ बोल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो नो एस्टेपोल्स होता है वो माइनर के अगेंस्ट नहीं होगा। अगर वो किसी भी एग्रीमेंट के अंदर फॉल्स तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसकी एज इतनी हो गई है तो वहाँ पर वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। जैसे होता है ना किसी किसी केस में होता है कि वो भी माइनर है लेकिन उसकी गलत एज बता के उसको उस केस में एंटर करवा दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया कि नहीं अब ये 18 क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज़ें उसके अगेंस्ट में नहीं होंगी। एक एग्जाम्पल से आप समझ ले सकते हैं। ये मैं इसका एक केस भी है, सादिक अली खान वर्सेस जय किशोर 1928 को यहाँ पर रेफ़र किया गया था। देखिए जैसे कि मिस्टर आप ले लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, वो माइनर है, उसने 10,000 बोरो किए किसी सेकंड पर्सन से। नाम ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसान होगी। आरती है, उसने 10,000 बोरो किए मिस्टर सुरेश से, ठीक है, फ्रॉड तरीके से
उसने कहा कि मैं मेजर हूँ, ठीक है। और ड्यू डेट पे क्या हुआ, आरती ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको पे करने से। वहीं जो मिस्टर सुरेश थे उन्होंने उस पे केस फाइल कर दिया पैसे के लिए। अब वहाँ पे जो आरती हैं वो वहाँ पे माइनर हैं, तो एग्रीमेंट बिटवीन आरती एंड जो सुरेश हैं वो वॉइड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है एग्रीमेंट का वो पॉसिबल नहीं है। जो सुरेश हैं उनको उसका पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी तरह से वो अपनी एज को छुपाकर गलत एज के साथ एग्रीमेंट करता है तब भी वो वॉइड कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, सॉरी लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स ऑफ माइनर। अब जो पेरेंट्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी बनती है, तो अगर हम बात करें माइनर के कोई पेरेंट्स हैं या कोई गार्जियन है तो वो इस चीज़ के लिए लायबल नहीं होंगे किसी भी एग्रीमेंट में अगर वो माइनर की तरफ से किया गया है तो, ठीक है। क्योंकि ये सामने वाली पार्टी को देखना है कि आप अगर उस माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो तो आपने उसके साथ एग्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि उस माइनर को इतनी समझ नहीं है लेकिन आपको इतनी समझ है, आपको माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं करना था, क्योंकि आपको पता है माइनर किसी भी तरह से लायबल नहीं होगा, ना कि उसके पेरेंट्स और ना ही उसके गार्जियन, ठीक है। तो यहाँ पर माइनर के पेरेंट्स या गार्जियन की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है माइनर एज एजेंट। माइनर एज एजेंट की बात करें तो माइनर एज अ एजेंट अपॉइंट हो सकता है, लेकिन माइनर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। देखो माइनर हो सकता है लेकिन उसको अपॉइंट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें अंडर सेक्शन 183 ऑफ एजेंसी एक्ट तो वहाँ पर केवल जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है केवल उसी को एजेंट अपॉइंट किया जाता है। यानी कि देखो वही बात हो गई कि आप अपॉइंट कर रहे हो तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हो, अगर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ होती है तो वहाँ पे माइनर तो हट जाएगा और सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। तो एजेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग तो यही कहा गया है कि जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ उसको ही आप एज अ एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। और आपको पता है कॉम्पिटेंसी की हम बात कर रहे हैं तो माइनर तो किसी भी तरह से कॉम्पिटेंट है नहीं, लेकिन लोग उसको अगर एजेंट के रूप में अगर अपॉइंट करते भी हैं तो सारी लायबिलिटी आपके ऊपर बनेगी, ठीक है। फिर है माइनर एज अ शेयर होल्डर। माइनर एज शेयर होल्डर की बात करें तो वो कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन वो अगेन कहा कि कोई भी अनपेड कॉल होगी कंपनी की तो वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। इसमें भी एक केस आया था नंदिता जैन वर्सेस बेनेट कोलमैन का एंड कंपनी का, जो कि 1972 का केस है जी। इसमें यही एडवाइस किया गया था कंपनी को कि जो फुल्ली पेड शेयर्स हैं थ्रू उस हिज लॉफुल गार्जियन वो उसको पे कर दिए जाएं, क्योंकि अगर उसने कॉल नहीं दी है तो वहाँ पर वो लायबल नहीं है उस अनपेड कॉल्स के लिए, ठीक है। तो इसी तरह के रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है माइनर एज पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक मिनट, हाँ, माइनर एज पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए इसके अंदर भी यही बताया गया है इस पॉइंट में अंडर सेक्शन 4 एंड 30 सबसेक्शन 1 में ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर ये कहा गया है कि माइनर एडमिट तो हो सकता है किसी भी फॉर्म के अंदर एज अ पार्टनर, लेकिन वो सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए उसमें एडमिट हुआ है, ना कि उसके किसी भी तरह के लॉस के लिए, ठीक है। और इसमें ये भी चीज़ कही जाती है कि अगर कोई माइनर अपॉइंट होता है तो वो सबके कंसेंट से होना चाहिए। अगर एक पर्सन भी इसमें राजी नहीं है तो वो उसमें अपॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना उसमें बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है माइनर कांट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इसमें ये कहा गया है कि एक माइनर जो है इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी तरह का डेट या ड्यूज है पे करने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, क्योंकि माइनर एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। देखो ओवरऑल आपने जितने ही पॉइंट पढ़े उस चीज़ में क्या है कि आप करने को उसको अपने बिजनेस में एंटर कर सकते हो, किसी भी चीज़ में आप उसको माइनर को एंटर कर सकते हो, लेकिन जहाँ भी उसको कुछ देने की बारी आएगी या उसको कहीं भी कुछ पे करने की बारी आएगी तो वहाँ पर वो लायबल नहीं होगा। हाँ, कुछ मिलने वाला है तो वो उसको रिसीव कर सकता है, लेकिन कहीं भी उसको पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो गया कि उसको हम इंसॉल्वेंट कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस बाय माइनर इज वॉइड। अब देखो कोई भी माइनर अगर अपॉइंट होता है एज अ एम्प्लॉय कहीं भी, तो वहाँ पर जो भी उसको पर्सनल सर्विस उसने दी है
ये एक माइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइड होंगी। अगर वो कहीं भी कोई भी गड़बड़ी करता है तो आप केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि माइनर्स एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। ठीक है। नेक्स्ट है माइनर एज जॉइंट प्रोमाइजर। इसका भी एक केस है, सेन दास वर्सेस रामचंद्र का। ये एक लीगल केस था जिसमें ये डिसीजन आया था कि अगर कोई भी मेजर यानी कि एडल्ट जॉइंट प्रोमाइजर उसके साथ है, ठीक है, यानी कि अगर माइनर और मेजर के बीच में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो माइनर जो है बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा किसी भी बात के लिए, और जितना भी लॉस या जितना भी पेमेंट होगा वो से पूरा का पूरा एक जो मेजर पर्सन है उसको पे करना होगा। वहाँ पे माइनर बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है माइनर एंड गारंटी। माइनर एंड गारंटी की बात करें तो एक पर्सन जो कि श्योरिटी, जिसको हम गारंटर भी बोलते हैं, जिसने श्योरिटी दी है या गारंटी दी है फॉर अ माइनर अगेंस्ट, अगर किसी माइनर के अगेंस्ट में गारंटी दी है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर किसी भी तरह का स्यू होता है यानी कोई भी केस बनता है तो वहाँ पर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। हाउएवर द माइनर कांट बी हेल्ड लायबल। ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया अब तक कि आप किसी भी कंडीशन में माइनर को किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करवा सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए वो लायबल नहीं होगा। इन शॉर्ट में यहीं आपको बता देती हूँ। सेकंड आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का क्या होता है? तो देखिए, एक पर्सन साउंड माइंड का तब कहा जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है उसको अच्छे से समझ पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ पा रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, क्या पर्पस है, ये सब समझ पा रहा है, तो उसको कहते हैं साउंड माइंड। ठीक है। अनसाउंड माइंड का मतलब है कि उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो हमारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, वो कॉम्पिटेंट नहीं होते। अब ये पर्सन कौन कौन से हैं? तो जैसे कि इडियट। ठीक है। एक इडियट वो पर्सन होता है जो कि बाय बर्थ है। ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप किसी को भी इडियट बोल दो। ठीक है। बाय बर्थ वो इडियट है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो परमानेंट इनकैपेबल है किसी भी चीज़ को समझने में, उसके पास टाइम नहीं है कि वो जैसे कि कुछ चीज़ होती हैं किसी पर्सन को धीरे धीरे समझ में आती हैं, लेकिन आप उसको किसी भी चीज़ को कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा, तो इस तरह के पर्सन भी इनकॉम्पिटेंट हैं। ठीक है। फिर आता है लुनासी एंड इंसैनिटी। लुनासी एंड इंसैनिटी वो होता है जो ब्रेन में कोई डिजीज़ होती है, इस तरह के पर्सन होते हैं। जैसे लुनाटिक लॉस द यूज़ ऑफ हिज रीजन ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन और डिजीज़, तो इस तरह के पर्सन भी इनकॉम्पिटेंट है। फिर आता है डेलीरियस पर्सन। डेलीरियस पर्सन वो पर्सन होते हैं जो एक फीवर से ग्रस्त होते हैं, यानी कि उन फीवर के कारण वो इस तरह की चीज़ें वो उनके माइंड में चलती हैं कि वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो इस तरह के पर्सन भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ड्रंक पर्सन, यानी कि किसी ड्रंक पर्सन के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस समय उसने ड्रिंक नहीं की हो, इंटॉक्सिकेट नहीं होना चाहिए वो, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर जब आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो वो हिप्नोटाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है। या फिर मेंटल डिके नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि जब आप एग्रीमेंट करते हैं किसी भी तरह का तो वो पूरे होशो हवास में होना चाहिए, हर चीज़ को अच्छे से समझे, हर चीज़ पे वो खुद से अच्छे से डिसीजन ले पाए। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर आता है कि ऐसे पर्सन जो कि डिस्क्वालिफाइड है अदर लॉ से, जैसे कि एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब होता है फॉरेन सिटीजन, कोई ऐसी कंट्री जो हमारी एनिमी कंट्री है। ठीक है। या हमारी कंट्री के साथ उस कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो हम उस कंट्री के किसी भी पर्सन से कॉन्टैक्ट या एग्रीमेंट किसी भी तरह का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के एग्रीमेंट हमारे वॉइड माने जाएंगे। ठीक है। जैसे कि किसी फॉरेन कंट्री से हमने कर लिया या किसी कॉरपोरेशन या कंपनी से हमने कर लिया जो कि इस तरह से आर्टिफिशियली लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की जो भी कंडीशंस है उसमें वो नहीं आती है, यानी कि फ्रॉड कंपनी है। ठीक है। इंसॉल्वेंट किसी कंपनी के संग हमने कर लिया, तो इस तरह की चीज़ें। या फिर एक मैरिड वुमेन के साथ, ये भी बहुत सही है कि मैरिड वुमेन जो हैं उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि उसका जो
हस्बैंड है उसको उन सब चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें नहीं पता हों, ठीक है? जिसको हम अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें एक लॉ में इस तरह से बनाई गई हैं जिससे कि आगे जाके ये ना हो कि हमको इन्होंने फंसा दिया या फिर हमें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं या ये टर्म्स एंड कंडीशन हमें समझ नहीं आती हैं और हम इस वुमेन हैं या फिर हम बच्चे हैं, हम ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते, इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे ये कॉन्टैक्ट करवाया है, तो ये सब चीज़ें आगे जाके फेस ना करनी पड़े, इस तरह से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन-कौन है जो कॉन्टैक्ट कर सकता है, कौन-कौन से पर्सन हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं एक पार्टी को क्रिएट करने में कि हाँ, ये एक पार्टी है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, ठीक है? तो आई होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और माइनर, अनसाउंड माइंड और भी जो हमने चीज़ें पढ़ी उसमें कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।